नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले सेशन में हमने मृदुला गर्ग जी पे विशेष रूप से चर्चा की थी। बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम मृदुला गर्ग जी के कुछ उपन्यासों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी को पठन पाठन की उचित सामग्री उपलब्ध कराती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके व्याख्यानों द्वारा आप अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। अगर आप लाभान्वित महसूस करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए एक बार फिर से डॉक्टर रुचिरा ढींगरा जी का हम स्वागत करते हैं और आज के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम मृदुला गर्ग के 3 उपन्यासों उसके हिस्से की धूप, वंशज और चितकोबरा इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके उपरांत अपने अगले वक्तव्य में हम कठगुलाब और उसकी भाषा के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। हिंदी कथा साहित्य के व्यापक परिदृश्य में महिला रचनाकारों ने न केवल पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी, अपितु समाज, परिवार और विशेषतः नारी जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को अपनी दृष्टि से उद्घाटित करने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में यदि हम देखें तो उन्होंने इस बात की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि यद्यपि साहित्य के केंद्र में स्त्री हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है कि पुरुष रचनाकारों ने उसके लिए या उसको विषय बनाकर या उसकी समस्याओं के बारे में अपने साहित्य में कुछ ना लिखा हो, किंतु वह लेखन केवल वहीं तक सीमित था जहाँ तक पुरुष चाहता था या जितना पुरुष चाहता था। इन महिला रचनाकारों ने उससे ऊपर उठकर महिला के मनोगत भावों को, उसके जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्याओं को, उसके हृदयगत मनोभावों को हमारे सामने लाने का निरंतर प्रयास किया है। ज़्यादातर पुरुष समाज ये मानता रहा कि स्त्री के लिए अनिवार्य रूप से घर की दहलीज के अंदर रहना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने परिवार से आगे आकर कार्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को रेखांकित ना करे, और इसके लिए और ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के संपर्क में ना आए, उससे बातचीत तक ना करे, और तभी शायद उसकी यौन शुचिता बनी रहेगी। काल प्रवाह के साथ साथ नारी ने अपने आप को, ये जो बंधन समाज ने, परिवार ने उसके चारों ओर लगा रखे थे, जिनसे वह अपने आप को किसी जंजीर की तरह जकड़ा हुआ अनुभव करने लगी थी, उससे मुक्ति की कामना करने लगी। यहाँ मित्रों, स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मुक्ति किससे? समाज से, परिवार से, पुरुष से, विवाह से या समस्याओं से? तो हम कह सकते हैं कि नारी मुक्ति ना समाज से चाहती थी, ना परिवार से, ना ही वो अपने सहगामी, सह रूप से यात्रा करने वाले जीवन में पुरुष से मुक्ति चाहती है। वो उन अत्याचारों से मुक्ति चाहती है, उन सड़ी गली रीति रिवाजों से मुक्ति चाहती है जिसमें वह जकड़ का अनुभव कर रही थी। और इन महिला रचनाकारों ने, चाहे उसमें प्रभा खेतान हो, कृष्णा सोबती हो, मृदुला गर्ग हो, मनु भंडारी हो, या आज अगर हम देखें तो अनामिका, गीताश्री आदि जो रचनाकार हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी की इन्हीं जकड़न को, इन्हीं समस्याओं को हमारे सामने उभारा है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कोई समाधान ही दिया हो,
क्योंकि समाधान किसी के देने से हमें नहीं मिलता, वो हमें अपने आप ही निकालना पड़ता है, अपनी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। पर निश्चित रूप से जो परंपरावादी दृष्टिकोण है कि नारी को जो कह दिया गया वो उसको मानना पड़ेगा। अब क्या होता था कि पहले की नारियां उसको चाहे मन से स्वीकार करती थीं या परंपरा के अनुसार स्वीकार करती थीं, वो जैसी स्थिति थी उसी में ही अपने आप को खुश रखने का प्रयास करती थीं। किंतु आधुनिक और शिक्षित नारी अपनी स्थितियों के साथ समझौता करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो पुरुष के सदृश अपने जीवन को आगे बढ़ाए, अपने आप को सिद्ध करे कि केवल इस समाज में आकर पुरुष ही आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी अपने परिवार को देखते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस समाज को अपना योगदान दे सकती है। और यही इन रचनाकारों के रचना का विषय बनता चला गया। जहाँ तक हम मृदुला गर्ग की हम बात करते हैं, मृदुला गर्ग ने अपनी रचनाओं में नारी के मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। पिछले वक्तव्य में हमने उनकी कहानियों के संदर्भ में उनकी नारियों की मनोगत मनोदशा के बारे में जानने और समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि उनके उपन्यासों में उनकी नारियों में किस प्रकार का हमें परिवर्तन दिखाई देता है, वो कैसे अपनी परंपरागत छवियों को तोड़ते हुए या उनके साथ उनको आत्मसात करते हुए अपने लिए नई चेतना, नवीन दृष्टिकोण और नया राज्य, नया जीवन दृष्टि चाहती हैं। उन्होंने 7 उपन्यासों की रचना की है। उनका सबसे पहला उपन्यास 1975 में प्रकाशित हुआ, उसके हिस्से की धूप। इसके बाद उन्होंने वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कट गुलाब और मिलजुल मन उपन्यासों की रचना की है। विषय की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसके उपन्यास की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं विवाहेतर संबंधों में परंपराओं का विरोध करते उपन्यास हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नारी अपनी परंपराओं से जुड़ी भी रहना चाहती है, किंतु उसके साथ साथ वो अपने लिए एक और मार्ग भी खोजना चाहती है। वो ये नहीं चाहती, वो ये जानती है कि विवाह अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो विवाह का विरोध भी नहीं करती, किंतु वो ये भी जानती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उठापटक हो रही है, और वो उसके साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को जीना चाहती है। वो केवल पुरुष की अनुगामिनी बनकर रहना नहीं चाहती। वंशज उपन्यास समाज में परिवार में जो 2 पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के मध्य के में जो अंतराल हमें दिखाई देता है उसको हमारे सामने व्यक्त करती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जानना समझना नहीं चाहती और अपने अपने दृष्टिकोण को, अपनी अपनी विचारधाराओं को एक दूसरे पर निरंतर लादना ही चाहती है। अनित्य उपन्यास राजनीतिक विसंगतियों को हमारे सामने लेकर आता है और कट गुलाब उपन्यास में लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे भारतीय परिप्रेक्ष्य हो या हम भारत से इतर विदेशों की बात करें, वहाँ पर नारी की स्थिति कमोवेश एक सी ही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बाहर जाएं तो वहाँ पे नारी को बहुत अधिक सम्मान मिलता है। देखा जाए तो दोनों ही भारतीय और विलायती परिवेश में नारी का मानसिक और शारीरिक शोषण और बौद्धिक शोषण निरंतर होता रहता है। जब जब पुरुष चाहता है उसको घर पूरा का पूरा दे देता है और जब नहीं चाहता तो घर का एक छोटा सा कोना अपने लिए मांगती स्त्री भी उसे नागवार महसूस होती है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए मृदुला गर्ग का मानना है कि जीवन में जो कुछ घटित होता है, जो गहरे छूता है, व्यथित करता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, सभी तो मन के गुप्त कोने में छिपे रहते हैं, जहाँ मेरे परिचित दोस्त सगे संबंधी झांक कर नहीं देख पाते। सब कुछ बिल्कुल अकेले मैं झेलती चली जाती हूँ।
फोड़ों की तरह ये अनुभव दुखते हैं, टीसते हैं, धीरे धीरे पकते हैं और आखिरकार एक दिन कहानी और उपन्यास का रूप लेकर फूट पड़ते हैं। जो सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, जो व्यवस्था मुझ में वितृष्णा उत्पन्न करती है, अन्याय जो क्रोध का उफान लेकर आता है, वही तो इन कहानियों और उपन्यासों में कथ्य के रूप में उभरता है। यहाँ पर लेखिका का मानना है कि बहुत कुछ कल्पना के माध्यम से नहीं लिखा जा सकता। तो समाज में जो कुछ हमारे चारों ओर हमें घटित होता नजर आता है, वही उपन्यास का वर्ण विषय बनकर लेखिका अपने उपन्यासों में चित्रित करती हैं। मृदुला गर्ग अपने विचारों में जितनी बोल्ड हैं, उतनी ही वो अपने लेखन में भी हैं। कहीं पर भी उन्होंने किसी वर्जनाओं को स्वीकार नहीं किया। जो कुछ उन्हें जैसा महसूस होता था, जैसा उन्होंने अनुभव किया, उसे बिल्कुल यथार्थ रूप में बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। और शायद यही कारण है कि उनके कुछ उपन्यासों पर अश्लीलता का आरोप भी निरंतर आलोचक लगाते रहे हैं। उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग का सर्वाधिक चर्चित, विवादित और प्रौढ़ उपन्यास है। इसमें लेखिका ने 3 पात्रों के माध्यम से विवाहित संबंधों की बात की है, जिसमें पति, पत्नी और प्रेमी की स्थिति है। सबके मध्य प्रेम जो है वो अपने बहुत उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने आता है। कहीं पर भी नायिका को भावात्मक रूप से द्वंद्व की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपने पति से भी बहुत प्यार करती है और अपने प्रेमी के प्रति भी उसका एक आकर्षण निरंतर बना रहता है। यहाँ पर उपन्यास में परंपरागत मूल्यों के बीच में आधुनिकता के नए मानदंडों को लेखिका निरंतर रेखांकित करती चली जाती हैं। अंत में नायिका ये महसूस करती है कि खुशी ढूंढने से नहीं मिलती। एक व्यक्ति में आप खुशी ढूंढेंगे तो आपको वो खुशी एक सीमा के बाद समाप्त होती नज़र आएगी। फिर आप दूसरे में ढूंढेंगे, तीसरे में ढूंढेंगे और अंत में वो खुशी आपको केवल अपने अंदर से ही तलाशनी पड़ेगी। उपन्यास के अंत में भी नायिका अपनी इस खुशी को सृजनात्मकता में ढूंढती है और कविताएं और अपनी रचनाएं लिखने लगती है। उपन्यास के केंद्र में 3 पात्र हैं, जितेन, मनीषा और मधुकर। जितेन और मनीषा पति पत्नी हैं। समय के साथ साथ मनीषा को ऐसा अनुभव होता है कि उसके और उसके पति के मध्य का प्रेम निरंतर सूखता चला जा रहा है। जितेन कर्मठ है, समझदार है, बौद्धिक दृष्टि है उसकी, किंतु वो पति पत्नी के मध्य प्रेम को फालतू की चीज़ समझता है। उसे ऐसा लगता है कि प्रेम जो है वो कहने से नहीं होता, वो अनुभव करने से होता है और पति पत्नी आपस में निरंतर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। यदि वो केवल प्रेम करेंगे तो समाज रसातल में चला जाएगा, क्योंकि प्रेम अंधा होता है, अपने अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं देखता। हिंदी की प्राध्यापिका मनीषा अपने पति को इस बात का अनुभव नहीं करा पाती कि प्रेम जीवन की वास्तविकता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में प्रेम चाहिए और धीरे धीरे वो मानसिक रूप से अपने पति से एक अलगाव का अनुभव करने लगती है। यहाँ ये स्पष्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है कि अलगाव केवल मानसिक स्तर पर शुरू में होता है, पर वो अपने कर्तव्यों को यथावत पहले की तरह आद्यंत निर्वाह उसका करती चलती है। प्रेम को जीवन के लिए अनिवार्य मानने के कारण मनीषा परंपरागत रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं को निरंतर चुनौती देती चलती है। पति से विमुख होने पर वो अपने सहयोगी जो अर्थशास्त्र का प्राध्यापक है मधुकर, उसकी ओर आकृष्ट होती है। दोनों का आकर्षण समय प्रवाह के साथ साथ प्रगाढ़ होता चलता है।
मनीषा स्पष्टवादी है, इसलिए वो अपने पति जितेन से अपने मनोगत भावों को स्पष्ट कर देती है और वो ये कहती है कि आपके साथ मेरा जीवन चल रहा है, सुखपूर्वक चल रहा है, किंतु उसमें जो कमी है, जो अकेलापन है, जो घुटन है, वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जितेन उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसे कहता है कि तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किंतु यहाँ मनीषा को लगता है कि जो संबंध हम चला नहीं सकते, जिन संबंधों में हमें घुटन का अनुभव होता है, उन्हें ढोते चले जाना बेकार है, उनमें सड़ास उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जितेन फिर उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उससे संबंध विच्छेद इस अनुरोध के साथ करता है कि जब भी कभी उसका मन करे वो वापस उसके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इतना होने पर मनीषा बिना किसी द्वंद्व के मधुकर के साथ पुनः विवाह कर लेती है। कुछ समय मधुकर के साथ उसको अपना जीवन इंद्रधनुषी रंगों से रंगा हुआ नजर आता है। जो कुछ उसको जितेन के साथ नहीं मिल पा रहा था, उसे लगता है कि उसके जीवन में वो सुख, वो सुखद अनुभूतियाँ मधुकर के माध्यम से उसे मिल रही हैं और इस प्रकार से उसका जीवन अपूर्णता से पूर्णता में परिवर्तित हो रहा है। अपने विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत मनीषा को पुनः अकेलापन सालने लगता है और उसे लगता है कि धीरे धीरे मधुकर और वो प्रेम नहीं कर रहे, अपितु प्रेम का नाटक भर कर रहे हैं। और यहाँ आकर उसको फिर बेचैनी का अनुभव होता है, फिर उसके जीवन में घुटन भर जाती है और उसे लगता है कि अब क्या। वो दोबारा से जितेन के जीवन में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि जितेन अब भी अपने कामों में, अपनी व्यस्तताओं में इतना व्यस्त रहता है कि जिस चीज़ को पाने के लिए उसने जितेन का साथ छोड़ा था, वो उसे अभी भी नहीं मिल पाएगा। अपने पुनः विवाह के 3-4 वर्षों के उपरांत वो नैनीताल में जितेन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को दोबारा से पसंद करते हैं, दोबारा दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, होटल में भी साथ रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। किंतु यहाँ पर वो पति पत्नी नहीं हैं, यहाँ पर वो दो स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि जब भी समय मिलेगा वो एक दूसरे के साथ समय ज़रूर बिताएंगे। यहाँ वो आकर इस दुविधा में पड़ जाती है कि प्रेम पूर्ण जीवन ज़्यादा अच्छा था या प्रेम विहीन जीवन ज़्यादा अच्छा था। उसे लगता है कि जितेन ने उसको अपने जीवन में जब स्थान दिया था, जब उसको पत्नी का दर्जा दिया था, तो उसको उन्मुक्त छोड़ दिया था। वो जो चाहती थी वो करती थी, जैसा अनुभव करती थी वैसा ही कार्य करती थी, किंतु मधुकर उससे प्रेम में आधिपत्य की कामना करने लगता है और ये अधिकार की भावना जो उसको मधुकर के साथ शुरू में बहुत अच्छी लगती है, वो समय के साथ साथ उसको उबाऊ लगने लगती है, क्योंकि प्रेम में भी अधिकार की भावना एक सीमा तक ही हमें अच्छी लगती है। उसके बाद हमें घुटन का अनुभव होने लगता है। हम अपने स्वत्व के लिए अपनी एक जिसको हम कहते हैं कि हम अपने जीवन में एक स्पेस का अनुभव करने लगते हैं और यही स्थिति मनीषा के साथ होती है। वो अपने जीवन की सार्थकता सृजनात्मकता में ढूंढने लगती है। यहाँ ये बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर स्त्री सृजनात्मकता में अपना अनुभव ढालना चाहती है तो पुरुष को भी उसमें उतना ही अनुभव हो या पुरुष उसको उतना ही रुचिकर माने। मनीषा के साथ भी यही होता है। मधुकर उसकी रचनाओं को बहुत अधिक प्रसन्नता से नहीं पढ़ पाता, उसको उतनी दाद नहीं दे पाता और वो कहती है कि तुम मुझे लेखिका मानो या ना मानो, किंतु मैं वो सब करना चाहती हूँ। मैं अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहती हूँ और इससे मुझे तुमसे या समाज से
कोई परिचय मिले या ना मिले, कम से कम मैं जो चाहती हूँ वो कर तो पा रही हूँ। देखा जाए तो इस रचना के माध्यम से लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि एक के बाद दूसरे व्यक्ति के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपनी खुशी हम किसी और के माध्यम से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपने अंदर अपने आप को झांकना ज़रूरी हो जाता है, और जो चीज़ हमें खुशी देती है हमें वो ज़रूर करनी चाहिए। मनीषा जान लेती है कि प्रेम करना अद्भुत अवश्य है। प्रेम जीवन का महत्वपूर्ण अंग ज़रूर है, जीवन को सार्थकता ज़रूर देता है, किंतु पूर्णता की भावना हमें कभी भी दूसरे से प्राप्त नहीं हो सकती। और वह निर्णय ले लेती है कि वो खूब लिखेगी। उसकी अपने पति से उक्ति है, मुझे लेखिका मानो या ना मानो मधुकर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगी, अवश्य लिखूंगी। उसमें और कोई नतीजा ना निकले, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया। मृदुला गर्ग नारी और पुरुष को पूर्ण रूप से अस्वीकार अपनी रचनाओं में कभी भी नहीं करती हैं। वे अपने लिए सकारात्मक विकल्पों का चयन करती नारी को हमारे सामने उपस्थित करती हैं। उपन्यास की नायिका मनीषा यद्यपि अपने हर कार्य को अपने पति के साथ साझा करना चाहती है, किंतु अंत में आकर वो अपनी भावनाओं को भी उतना महत्व देती है जितना किसी भी स्त्री को इस समाज में देना चाहिए। वह कहती है, ये वैवाहिक जीवन भी बड़ा अजीब होता है। जो करो एक साथ करो, साथ बोलो, साथ बोलने को कुछ हो या ना हो, साथ घूमो, साथ दोस्त बनाओ, चाहे एक का दोस्त दूसरे को कितना ही नामुराद क्यों ना लगे, साथ खाओ और साथ सो, चाहे एक के खराटे दूसरे को सारी रात जगाए क्यों ना रहे। शायद यही वैवाहिक जीवन की सार्थकता भी है कि दो व्यक्ति जो शुरू में अपरिचित होते हैं, अनजाने होते हैं, वो जीवन राह पर साथ साथ निकलते हैं। किंतु यहाँ पर लेखिका ये भी बताना चाहती है कि अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर करके, अपने आप को पूरी तरह से दूसरे में डुबो के हम खुशी अनुभव नहीं करते हैं। हमें जो कुछ चाहिए हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अपने अंदर हमें झांकना पड़ता है कि वस्तुतः हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। मनीषा आधुनिका है और इसलिए वो माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह की अपेक्षा प्रेम विवाह को अधिक उपयुक्त मानती है। इसके साथ ही वो जाति पाति में भी बहुत अधिक विश्वास नहीं रखती। वो माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह संबंध को स्वीकार करती है, जितेन के साथ विवाह करती है, उसमें सुख का अनुभव भी करती है, किंतु वह यह भी मानती है कि अगर मैं किसी से प्रेम करती तो वे चाहे जिस प्रांत, देश या धर्म का क्यों ना होता, उससे विवाह करने में हिचकिचाती नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि लेखिका पुरानी सभी परंपराओं को, रीति रिवाजों को तोड़ते हुए नारी के लिए एक आधुनिक दृष्टि रखती हैं। उनका दूसरा उपन्यास जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है उसका नाम है वंशज। वंशज उपन्यास की रचना प्रक्रिया के विषय में मृदुला गर्ग की स्वीकारोक्ति है कि व्यक्ति चाहकर भी अपने ही बनाए नियमों का पालन बहुत जिम्मेदारी से कभी कभी नहीं कर पाता, क्योंकि दिखावा और व्यवहारिकता में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभिजात्य, न्यायपरस्त, गरीबों का हमदर्द, अपनों का इंसाफ के तराजू पर तोलने वाला और अपने असूलों पर अडिगता के साथ किसी कठपुतली की तरह चलने वाला, परिवार के राग द्वेष से संचालित जिस व्यक्ति का जिक्र हम करते हैं, उसे हम तीनों बहनें अपने नाना के रूप में जानती थीं। और यही अनुभव, यही एहसास इस
उपन्यास की रचना भूमि है। वंशज उपन्यास दो पीढ़ियों के मध्य के अंतराल और द्वंद्व को हमारे सामने लेकर आता है। इस उपन्यास में ये अंतराल पीढ़ियों का अंतराल है, पिता और पुत्र के बीच स्वीकारोक्ति या अस्वीकार का नहीं है। दोनों के विचारों में इतना अंतर है कि ना पिता पुत्र को समझ पाता है और ना पुत्र ही पिता के विचारों को आत्मसात कर पाता है। दोनों जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसका परिणाम अंततः अनिवार्य रूप से द्वंद्व या बहस के रूप में ही समाप्त होता है। शुक्ला जी अंग्रेज़ों के प्रति वफादार हैं, हिमायती हैं और अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाना चाहते हैं, जबकि उनका पुत्र सुधीर उनकी इस विचारधारा का विरोध करता है और यहीं पर आकर दोनों के बीच एक टकराहट हमें दिखाई देती है। जज साहब अपने इकलौते पुत्र को अपनी विचारधारा से ओतप्रोत देखना चाहते हैं और इसीलिए जब जब उनका पुत्र सुधीर उनसे अपनी वायवी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों का अनुरोध करता है, वो अपने तर्कों और कुतर्कों के माध्यम से उसे मना कर देते हैं। दोनों के मध्य केवल उनकी बेटी रेवा एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके बीच में सेतु का काम करती है और इसीलिए शुक्ला जी को लगता है कि जब रेवा का विवाह हो जाएगा तो वो अपने जीवन में और अधिक अकेलापन अनुभव करेंगे। अपनी पत्नी के दिवंगत होने के उपरांत वो पुनः विवाह कभी नहीं करते और वो अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करने में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और जब रेवा का विवाह हो जाता है तो पिता और पुत्र दोनों ही अपने अपने अकेलेपन से जूझते हमें दिखाई देते हैं। ऐसे में सुधीर की पत्नी सविता उनके बीच में रेवा का स्थान भरने लगती है और उन्हें जो कुछ भी आपस में बात करनी होती है वो सविता के माध्यम से करते हैं। सविता को अपने विवाह के कुछ समय बाद ही इस बात का अनुभव हो जाता है कि यदि उसे इस परिवार में अपना स्थान बनाना है, गृह स्वामिनी का ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो उसे अपनी अनुगामिनी की छवि को तोड़ते हुए अपने ससुर के साथ अब कंधे से कंधा मिलाना होगा और वो इस काम को करती है। ऐसे में वो बहुत जल्दी ही ज़मीन जायदाद के मामलों को समझने लगती है और अपने दायित्वों का निर्वाह करने लगती है। विवाह के काफ़ी वर्षों के उपरांत भी अजय और विजया नामक दो बच्चों का पिता होने के बाद भी सविता और सुधीर के मध्य का अंतराल जो है वो खत्म नहीं होता और दोनों एक दूसरे की विचारधाराओं से निरंतर विरोध करते हमें दिखाई देते हैं। विजया और अजय को छोड़कर कुछ समय के लिए जो सुधीर है वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए। सविता उसके साथ जाना नहीं चाहती और अपने ससुर के साथ ही रहती है। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले शुक्ला जी अपनी सारी वसीयत अपने इकलौते पुत्र के नाम कर देते हैं। मित्रों, अपने अगले वक्तव्य में हम इसी उपन्यास के विषय में और अधिक चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी परंपराएं हमें अपने पुत्र के प्रति अधिक बांधती है और हम किस प्रकार से दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को जब तक हम पाटेंगे नहीं, जब तक हम समझौते नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में समरसता कभी भी नहीं आ सकती। धन्यवाद।
मित्रों, मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यास वंशज में दो पीढ़ियों के मध्य के अंतराल को हमारे सामने उपस्थित किया है। यहाँ पर ये अंतराल केवल दो पीढ़ियों के मध्य ही हमें दिखाई नहीं देता, सुधीर और सविता के मध्य भी वैचारिक मतभेद की स्थिति हमें निरंतर दिखाई देती है। सुधीर जहाँ पर संस्कारी है और जहाँ पर वो दूसरों की मदद करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता हमें दिखाई देता है, वहीं सविता संकुचित विचारों की है, कंजूस है और केवल अपने बारे में सोचती है। एक बार का वक्तव्य हमारे सामने आता है जब सुधीर अपने मित्र की फीस के पैसे देने के लिए अपने हीरे की अंगूठी को बेच देता है। सविता को ये बात पसंद नहीं आती और सुधीर उसे कहता है कि तुम्हें ये बात इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस पैसे से तुम अपने लिए 2 जोड़ी बूंदे खरीद लेती। सुधीर अपने विरोध को निरंतर अपनी पत्नी के साथ साझा करता रहता है। इतना ही नहीं, वो जब भी अपने पिता से किसी भी बात की फरमाइश करता है तो पिता उसे मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सुधीर अपने कर्तव्यों से विमुख है, वो उस तरह का आचरण नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। परिस्थितिवश जब सुधीर धनबाद की कोयला खानों में नौकरी के लिए आवेदन देता है तो उसे वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती और उसे कानपुर में ही हरीश टेक्सटाइल में नौकरी करने के लिए अपने आप को बाध्य करना पड़ता है। ऐसे में वह अपने फुफेरे भाई मानव चंद के साथ कानपुर में दवाइयों की फैक्ट्री लगाने की कोशिश करता है। इसके लिए अपने पिता से 1 लाख रुपए उधार चाहता है, जिसे जज साहब देने से इनकार कर देते हैं। फैक्ट्री में काम करते हुए उसे लगता है कि मिस्टर भादुड़ी अपने सेवकों के साथ, वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और वो उनसे उलझ पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसे अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। यहाँ आकर कहीं उसके पिता को ये लगता है कि नहीं, उनका अपने पुत्र के प्रति जो अब तक का दृष्टिकोण था वो गलत था और उन्हें लगता है कि सुधीर एक सेंसिटिव आदमी है और सेंसिटिव मशीन हो या आदमी हो, दोनों अपनी अपनी तरीके से ही काम करते हैं और वो बहुत अधिक संवेदनशील होने के कारण बहुत जल्दी अपनी बातों को अपने दिल में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि लगता है नौकरी छूटने का मेरे बेटे को बहुत गहरा धक्का लगा है। मैंने उतना नहीं सोचा था, पर देखा जाए तो सेंसिटिव आदमी ही ज़िंदगी में वाकई कुछ कर सकता है। और जैसे ही उन्हें ये अनुभव होता है, वो अपने पुत्र को दवाई की फैक्ट्री लगाने के लिए 1 लाख रुपए दे देते हैं। परिस्थितियाँ फिर मोड़ लेती हैं और अपने भाई से धोखा खाकर सुधीर को अपने इस नए व्यापार में घाटा होता है। अपनी मृत्यु से पहले शुक्ला जी अपनी सारी जायदाद अपने पुत्र सुधीर के नाम पर कर देते हैं। उनकी वसीयत सुनकर उनकी पुत्र वधू सविता और उनकी एकमात्र पुत्री रेवा को धक्का लगता है। सविता सोचती है, जिसने कभी जिंदगी भर मेरे ससुर को कोई सुख नहीं दिया, लगातार उनसे उनका विरोध होता रहा, सारी जायदाद उन्होंने अपने उसी पुत्र के नाम कर दी। रेवा भी सोचती है कि बचपन से लेकर विवाह होने तक मैंने इस परिवार के लिए ना जाने क्या क्या किया, किंतु अपनी वसीयत में मेरे पिता ने मेरा नाम तक उल्लेखित करना उचित नहीं समझा और अपनी सारी जायदाद मेरे भाई के नाम कर दी। सविता ये भी सोचती है कि मेरे ससुर ने अपने पोते पोतियों के नाम भी कुछ नहीं छोड़ा और दोनों सोच सोचकर दुखी होती रहती है। वो दोनों तो दुखी होती ही हैं, सुधीर भी दुखी है। उसे लगता है कि जिस पैसे को पाने के लिए मैं जीवन पर्यंत अपने पिता से अनुरोध करता रहा, वो उन्होंने मुझे कभी नहीं दी, किंतु अपनी मृत्यु के उपरांत वो अपनी सारी जायदाद मुझे दे गए। ऐसे पुत्र को जिन्होंने
को उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा नकारा और निकम्मा माना था। सुधीर अपनी बहन के नाम एक कोठी कर देता है और अंध विद्यालय के नाम 50,000 रुपये का चेक देने लगता है। सविता को ये चीज़ अनुचित लगती है और वो चेक फाड़कर फेंक देती है। बौखलाहट में सुधीर मानसिक संतुलन खो देता है और उसे इंजेक्शन लगाकर शांत किया जाता है, किंतु बार बार सविता के साथ विरोध होने पर वो दोबारा से अपना मानसिक संतुलन खो देता है, सविता को घसीटने लगता है और उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। उसे इंजेक्शन देकर उसके शरीर को निस्पंद किया जाता है। सुधीर की इसी स्थिति के साथ उपन्यास का अंत हो जाता है। उपन्यास संयुक्त परिवारों के टूटने और नई पीढ़ी की स्वतंत्रता की तलाश की अभिव्यक्ति को हमारे सामने लेकर आता है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य जो ये निरंतर टकराहट की स्थिति हमें दिखाई देती है, वो आज भी हमारे जीवन में वैसी ही बनी हुई है। पुरानी पीढ़ी अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से जकड़ी हुई है। वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहती। इसके विपरीत नई पीढ़ी को ये लगता है कि पुरानी सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उन्हें अपनाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसमें कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन करना चाहिए, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। शुक्ला जी पूंजीवादी दृष्टिकोण, विलायती सभ्यता और अंग्रेज़ों की नीति के कायल थे और अपने बच्चों को उसी के अनुसार पालना चाहते थे। वे लड़कियों को शिक्षित कराने के भी पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था पुत्र को जीवन में कुछ बनना होता है, जबकि पुत्री को पराए घर का धन समझकर पाल पोस कर सुपात्र के हवाले कर देना चाहिए बस। सुधीर अपने पिता की जबरन ओढ़ी गई इस अंग्रेजियत के खिलाफ है और इसीलिए उसका अपने पिता के साथ निरंतर मतभेद होता रहता है। उसका बग्घी से गिरना या अपनी बहन के साथ बचपन में झगड़ा करना कहानी को विकास देते हैं। पिता और पुत्र के संबंधों के बारे में भी हमें इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से पता चलता है। मृदुला गर्ग का तीसरा बहुचर्चित उपन्यास चितकोबरा है। अपने कथ्य और शिल्प की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत अधिक विवादित और चर्चित रहा। इस उपन्यास के विषय में लेखिका का मानना है कि एक कहानी थी जो मेरे मन में फैलती सिकुड़ती रहती थी। फिर एक दिन उस कहानी के अंतराल का एक एक क्षण अपनी कड़ी से टूटकर बिखर गया। हर क्षण अलग से फैल रहा है और पूरी एक कहानी का आभास दे रहा है। यह सच है कि मैंने उन अलग अलग क्षणों को लिखने की प्रक्रिया में अलग अलग जिया है। आखिर मैं थक गई। लिखे हुए पन्नों को एक जगह इकट्ठा किया और यह बात मेरे लिए सुखद आश्चर्य का विषय है कि पूरी पुस्तक में एक अंतर्धारा बहती हुई दिखा देती है और एक सूत्रता भी आसानी से पकड़ में आती है। उपन्यास का शीर्षक चित कोबरा, चित और कोबरा दो शब्दों से बनकर हमारे सामने आया है। चित अर्थात स्वभाव, कोबरा का अर्थ है सांप। और यहाँ पर शैलेश्वर सती प्रसाद ने चितकोबरा की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मन्नू का चित्त उसके अस्तित्व को सर्वदा डसता रहता है। मन्नू और रिचर्ड एक दूसरे के प्रेम में तिरोहित हमें दिखाई देते हैं। उपन्यास की कथा इस प्रकार है। गोरखपुर में मनु अपने पति और बच्चों के साथ सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन यापन कर रही थी। विवाह के 8 वर्ष बाद भी उसे वो प्रेम, वो साहचर्य या वो आपस में एक घनिष्ठता का अनुभव अपने पति से नहीं होता जिसकी आकांक्षा हर पत्नी अपने पति से चाहती है। उसे लगता है कि उसके जीवन में एक घुटन, एक अकेलापन, एक संत्रास निरंतर फैल रहा है। वो शिक्षित है और समाज की दृष्टि से
उसके पास वो सब कुछ है जो एक सुखी परिवार में होना चाहिए। शिक्षा, उच्च स्तर, एक सुंदर सुदर्शन पति, उच्च पद पर आसीन और घर परिवार में सुख सुविधाओं का सारा सामान। बाहरी दृष्टि से देखें तो उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती, किंतु आंतरिक दृष्टि से वो अपने आप को अकेला अनुभव करती है। ऐसे में एक नाटक की रिहर्सल के दौरान उसकी मुलाकात रिचर्ड से होती है, जो अमेरिका में रहता है अपने पत्नी जेनी और बच्चों के साथ। पेशे से वो एक पादरी है। दोनों का की ये मैत्री, ये दोस्ती निरंतर साथ रहने से, मिलने जुलने से प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। किंतु यहाँ पर लेखिका ने एक को छोड़कर दूसरे को पाने की बात नहीं की। यहाँ पर पत्नी ना अपने पति की छाँव छोड़ना चाहती है और ना वो रिचर्ड का प्रेम छोड़ना चाहती है, और इसलिए वो दोनों के साथ चलती है। दोनों ये जानते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से महेश विवाह के बंधन को अस्वीकार करता है और वो कहता है कि ये बंधन केवल कर्तव्यों को पाने के लिए होते हैं। उसका मानना है अगर समाज में रहने वाले हर पति को अपनी पत्नी से प्यार होगा और हर पत्नी को पति से, तो समाज की भला कौन परवाह करेगा। सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे में डूबे रहेंगे और देश रसातल को चला जाएगा। प्यार होने पर कभी कुछ और सूझता भी है। नाटक के रिहर्सल के दौरान जब ये दोनों मिलते हैं तो अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। मनु अपने पति से उस वैवाहिक सुख की कामना करती है जो उसे 8 सालों में भी नहीं मिलता, और वो अपने पति को वो सब कुछ देती है जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है, और यही चीज़ उसे सालती है, उसे घुटन से भरती है कि वो अपने कर्तव्यों में पूरी उतरती है, और जब वो अपने हिस्से का थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्रेम अपने पति से चाहती है तो उसे कमी क्यों मिलती है। उनके संबंधों में कहीं पर भी लेखिका ने ऊष्मा नहीं दिखाई। यहाँ पर धीरे धीरे मनु अपने पति से मानसिक रूप से अलग होती चली जाती है। जिस दिन महेश को यह एहसास होता है कि उसकी पत्नी उससे अलग हो रही है, वो सहसा उसके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगता है। विवाह के इतने वर्षों के बाद वो अपने प्रेम की स्वीकारोक्ति अपनी पत्नी से करता है, और वो मानता है कि शायद कोई भी इंसान एक ही समय में एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जब एक करता है तो दूसरा नहीं, और जब दूसरा करता है तो मनु मुझसे बहुत देर हो गई। रिचर्ड और मनु अपने बच्चों के कारण अपने अपने वैवाहिक जीवन को तोड़ना नहीं चाहते, और वो इस बात का निश्चय करते हैं कि 30 वर्ष उपरांत जब उनकी अवस्था लगभग 60 वर्ष की होगी तब वो पुनः मिलेंगे, और उस समय चाहे उनके बीच में शारीरिकता ना आए, वो बूढ़े हो जाएं, पर मन से वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, या ये कह सकते हैं कि उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, मित्रता की भावना है, वो उस समय तक यथावत बनी रहेगी। इसके साथ ही मनु निरंतर अपनी जीवन की सार्थकता को ढूंढने का प्रयास भी करती है। वो कहती है कि पता नहीं मैं खुद क्या चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ। इतना खाली खोखला वक्त है मेरे पास। कभी सोचती हूँ अभिनेत्री बन जाऊँ, कभी सोचती हूँ पीएचडी कर डालूँ, किसी कॉलेज में पढ़ाऊँ, फैक्ट्री का काम देखूं, विधानसभा के लिए खड़ी हो जाऊं, दुनिया भर में घूमूं, अस्पतालों में मरीजों की सेवा करूं, किसी मिशन में ही भर्ती हो जाऊं, या कविता लिखूं। और अंत में वह अपने मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए कविताओं का सहारा लेती है।
और अपनी सृजनात्मकता में अपने द्वंद्व की स्थिति को खत्म करती हमें दिखाई देती है। उसके कविता संग्रह का पहला जो संग्रह है वो जिप्सी मन शीर्षक से पाठकों के सामने आता है और उसमें वो इस बात को अपनी कविताओं के माध्यम से बताना चाहती है कि ये मन जिप्सियों की तरह है, इधर उधर भटकता है, किंतु बाद में आकर उसे वशीभूत करना, अपने अंदर एक प्रकार का संयम लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद उसके अन्य 5 संग्रह प्रकाशित होते हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने दैहिक प्रेम के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक प्रेम को अधिक महत्व दिया है। डॉक्टर अमरजीत कौर का इस संदर्भ में अभिमत है कि चितकोबरा उपन्यास की नायिका मनु के मानस की कथा यात्रा शरीर से आरंभ होकर उदात्त प्रेम की यात्रा पूरी करते करते उसके आदर्श रूप को प्राप्त करके अंत में अंतर्मुखी न रहकर समाजोन्मुखी हो जाती है। उपन्यास में मनु को पति और प्रेमी के मध्य किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता। वह दोनों के साथ सह संबंध निभाना चाहती है और यह एक आधुनिक नारी की हमें दृष्टि नज़र आती है। उसे कहीं पर भी ये अपराध बोध नहीं होता कि वो अपने पति के अतिरिक्त वो किसी के प्रति आकर्षित हुई है, क्योंकि ये आकर्षण सहज है और इसमें किसी भी प्रकार का पाप हमें दिखाई नहीं देता। वो ये भी मानती है कि कई बार प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक या बौद्धिक स्तर के अलावा शरीर भी एक माध्यम बन जाता है, किंतु जहाँ पर केवल शरीर होता है वहाँ पर प्रेम की अवस्था नहीं होती। मनु हर वर्तमान को भोगना चाहती है, हर वर्तमान को, हर क्षण को जीना चाहती है और इसलिए वह संघर्षशील नहीं है, किसी भी द्वंद्व की स्थिति का सामना नहीं करती। यह जो उपन्यास है उसमें लेखिका ने प्रेम को केवल त्रिकोण तक ही सीमित नहीं रखा है, हमें इसमें कई कोण नज़र आते हैं। उपन्यास की नायिका न केवल विवाहेतर संबंधों को जीती है, अपितु अब त्रिकोण नहीं कई कोण हमारे सामने उपस्थित होने लगते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों विवाहित हैं, दोनों के बच्चे हैं और दोनों ही अपने अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट भी हैं, किंतु उसके साथ वो मित्रवत एक दूसरे के साथ अपने जीवन को, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जीना भी चाहते हैं। उपन्यास के पात्र अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट भी हैं, किंतु उस संतुष्टता के मध्य में हमें एक असंतुष्टि की स्थिति भी निरंतर प्रवाहित होती दिखाई देती है। महेश को विवाह संस्था में विश्वास नहीं है और मनु को विवाह और प्रेम दोनों के प्रति अटूट विश्वास है। इसके साथ ही रिचर्ड प्रेम में विश्वास रखता है, किंतु अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहता है और इसीलिए वो जेनी और बच्चों को छोड़कर मनु के साथ विवाह करने के पक्ष में नहीं है। दोनों ना अपने प्रति उदासीन हैं, ना अपने प्रेमी के प्रति उदासीन हैं और ना ही अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं और शायद इसीलिए वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर दोबारा मिलने का वादा करते हैं जिस समय प्रेम अपने सहज रूप में दो व्यक्तियों के बीच में गुजरता है। 60 साल की उम्र ऐसी होती है जहाँ पर हम संबंधों को और अच्छी तरह जीते हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो परिपक्व हो जाती है और हम लोगों को और अच्छी तरह से समझने का दावा कर सकते हैं। उपन्यास में मन और देह का द्वंद्व, काम कुंठाएं, नैतिक बंधन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैवाहिक स्त्री और पर पुरुष का प्रेम के औचित्य और अनौचित्य को भी लेखिका ने उभारने का प्रयास किया है। वस्तुतः उनका मानना है
कि प्रेम अपने आदर्श रूप को तभी प्राप्त कर सकता है जब प्रेमी और प्रेमिका के लिए शारीरिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता। आत्मा का तब इतना घनिष्ठ समागम हो जाता है कि एक दूसरे की उपस्थिति अनुपस्थिति भी महत्वहीन हो जाती है। मनु और रिचर्ड के मध्य के रागात्मक संबंध को भी लेखिका ने अशरीरी माना है। रिचर्ड और मनु वैवाहिक जीवन में प्रेम की स्थिति को लगभग अस्वीकार करते हैं और उसे सहज रूप में विकसित होने देने को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके संवादों के माध्यम से उनके इस विचारों को हम और अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। एक स्थल पर रिचर्ड और मनु एक दूसरे से कहते हैं, अगर तुम मेरी बीवी होती, उसने कहा था, तो मैं महेश से प्यार करती। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, और तुम जेनी से। इस प्रकार से हम शायद जिससे प्रेम करते हैं और जिससे प्रेम करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य अपने आप को कई बार सही साबित करने का प्रयास करता है। लेखिका का मानना है कि प्रेम की स्थिति या प्रेम का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे प्रेम करते हैं। अगर प्रेमी परिपक्व है तो निश्चित रूप से वो अपने साथी को बौद्धिक रूप से अधिक परिपक्व करेगा। रिचर्ड और मनु प्रेम में बलिदान की स्थिति को भी स्वीकार नहीं करते और उनका ये मानना है कि बलिदान के बाद प्रेम प्रेम नहीं रहता, वस्तुतः वह परोपकार में परिवर्तित हो जाता है। आदर्श नहीं, घमंडी और बलिदानी परोपकार। और इसीलिए वो एक दूसरे से कोई बलिदान नहीं चाहते, वो एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करते, सहज रूप में अपनी मित्रता को, अपने प्रेम को विकसित होते देखते हैं। लेखिका ने इस उपन्यास में इस प्रश्न को भी उठाया है कि क्या वैवाहिक नारी का अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होना अनैतिक है, पापाचार है। और यहाँ पर उन्होंने ये माना कि किसी के प्रति आकर्षण पाप नहीं हो सकता। रिचर्ड के प्रति मनु का प्रेम पाप नहीं है, वो उसे एक ऐसे वृक्ष की तरह देखती है जहाँ पर वह कुछ समय अपनी आवश्यकता अनुसार आकर बैठ सकती है, अपने दुख को साझा कर सकती है, विश्राम कर सकती है और थकान उतरने के उपरांत दोबारा से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने घर की ओर चली जाती है। रिचर्ड भी अपने बच्चों की तरफ और अपनी पत्नी की तरफ अपने प्रेम का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए चला जाता है। वह अपने पति को छोड़ती नहीं है, वो उसको छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। और जब रिचर्ड चला जाता है तो उसके पास जो उसकी स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं, उसे वह कविताओं का रंग दे अपनी सृजनात्मकता को सार्थक करती है। उपन्यास में कई स्थलों पर दैहिक सुख के क्षणों का विस्तार दिखाया गया है और यही वो अंश हैं जहाँ पर कुछ आलोचकों ने लेखिका पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। इन आरोपों का खंडन करते हुए लेखिका ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर मुझे सनसनी के लिए लिखना होता तो मैं उस स्थिति में स्त्री को प्रेमी के साथ नहीं दिखाती, मैंने तो उसे पति के साथ दिखाया है। उस वर्णन में ना तो रोमांच है, ना रस है, बल्कि यह यांत्रिक और उबाऊ है। उस वर्णन में पति पत्नी के बीच यांत्रिकता को दिखाया गया है जो अधिकांश घरों में घटित होता है। वह उस यंत्रणा का वर्णन है जिसमें स्त्री अपने मस्तिष्क से शरीर को अलग कर देती है। सुप्रसिद्ध रचनाकार मृदुला गर्ग ने इस प्रकार अपने इन तीनों उपन्यासों के माध्यम से समाज में नारी की अलग अलग स्थितियों में जो उसके मनोगत विचार हैं, मनोगत अनुभव हैं, उनका चित्रण हमारे सामने किया है। इसके साथ ही उन्होंने वंशज उपन्यास में दो पीढ़ियों के मध्य के अंतराल को हमारे सामने लिया है और ये बताया है कि इन दोनों के मध्य का अंतराल
तभी खत्म हो सकता है जब पुरानी पीढ़ी ये समझने का प्रयास करे कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ वो अनुभव करती आई है या जिस तरह से वो अपना जीवन यापन करती आई है वही सही है। हमें रुक कर, ठहर कर नई पीढ़ी को भी सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसके साथ ही नई पीढ़ी को भी केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि कुछ परंपराएं, कुछ हमारे रीति रिवाज अच्छे हैं, हमारे लिए श्रेयस्कर हैं और उनका पालन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। मित्रों, अपने अगले वक्तव्य में हम इनके एक बहुचर्चित उपन्यास कठ गुलाब का आपके साथ उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और उसके उपरांत हम मृदुला गर्ग की भाषा शैली के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिससे हम समग्र रूप से मृदुला गर्ग को जान और समझ सकें। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का, जिनके माध्यम से आज हमें मृदुला गर्ग की कुछ उपन्यासों के बारे में चर्चा करने का मौका मिला और मृदुला गर्ग के लेखन से हम आज परिचित हुए। डॉक्टर ढींगरा, हम यही जानना चाहेंगे, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जितनी भी लेखिकाएँ हुई हैं, रचनाकार हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो उस परिप्रेक्ष्य में या जो उस दौर में घटित था उसको देखते हुए बहुत कुछ लिखा। और आपने जैसे कि कहा कि हम आगे चलकर भाषा शैली के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की भाषा शैली थी। तो हम अगर विभिन्न वर्गों की महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि चाहे वो कार्य पर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं या नहीं जाती हैं, पर क्या जो स्थिति है, कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं वो सामान्यतः एक जैसी रही हैं उस दौर में भी और इस दौर में भी? बिल्कुल। देखिए, हम कई बार नारी को परंपराओं की बात करते हुए हम उसको जकड़ देते हैं कि अब जैसे मृदुला गर्ग की कहानी है हरिबिंदी, तो वो वहाँ पर परंपराओं का विरोध करती है। वो विरोध करने के लिए ही हरी बिंदी लगाती है, जबकि सामान्यतः परंपरा के अनुसार वैवाहिक स्त्रियां जो हैं वो लाल बिंदी लगाती हैं या अपने परिधानों से मैचिंग बिंदी लगाती हैं। पर वो वहाँ पर हरी बिंदी लगाना वो विरोध है कि हम परंपराओं को बिना सोचे समझे हम क्यों उसके बारे में चलते चले जाएं। उसी तरह से नारी को केवल परिवार तक सीमित करके हम आज तक देखते आए हैं। जैसा मैंने अपने आज के वक्तव्य में कहा कि हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि महिलाओं को मुक्ति चाहिए तो किससे चाहिए? क्या केवल समाज से ही मुक्ति चाहिए, परिवार से ही चाहिए, या अपनी उन सड़ी गली मान्यताओं से भी हमें मुक्ति चाहिए? केवल विरोध ही नहीं करना, और उसके साथ ही हमें अपनी कूप मंडूप जो हमारी स्थिति है हमें उससे भी उबरना होगा। हमारे लिए जो सही है उसका हमें विरोध करना है, और जो सही नहीं है उसका विरोध करना है, और जो सही है उसको हमें आत्मसात करना है। और जब तक नारी इस बात को नहीं मानेगी तब तक, चाहे वो परिवार में रह रही है या हमारी तरह वो घर से बाहर निकलकर काम कर रही है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तभी आएगा, ये पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, जब हम नारी को केवल एक चौखटे में खड़ा हुआ नहीं देखेंगे और हम उसको आगे बढ़ने देंगे। और यही शायद इस समय की रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। जी, कहीं ना कहीं इन रचनाकारों ने, महिला कथाकारों ने अपने लेखन के माध्यम से हमें एक आईना दिखाने की कोशिश की है, अपना रूप, अपना स्वरूप दिखाया है। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप इन कहानीकारों को ज़रूर पढ़ें। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपका हम परिचय करवा सकें इन कथाकारों से। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप अपने मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न जब हम तक पहुंचेंगे, हम डॉक्टर रुचिरा ढींगरा से स्वयं साक्षात इन लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से आपके प्रश्नों के हल देने की कोशिश करेंगे। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार रुचिरा जी।